हेलो एवरीवन, मैं जय शर्मा। स्वागत है आपका मैथ सर्च की एक और नई क्लास में, जिसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटो इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी अलग है, ऑटो इम्यूनिटी अलग है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। लेट्स स्टार्ट टू आवर फर्स्ट स्लाइड, जिसके अंदर क्या दे रखा है, ऑटो इम्यूनिटी होता क्या। अच्छा, नॉर्मल सी बात है, हम जानते हैं कि बॉडी के अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आ जाते हैं, तो बॉडी क्या करती है, उसके प्रति जो है रिस्पॉन्स करती है, एंटीबॉडीज बनाती है, उन एंटीजन को मारने का काम है ना? तो अब उससे बचने के लिए जो है हमारे को क्या करना होता है कि यहाँ पे पेशेंट को उससे बचने के लिए जो बॉडी है वो क्या करती है, एंटीबॉडीज फॉर्म करती है और उनको किल कर देती है। बट ऑटो इम्यूनिटी के अंदर क्या हो जाता है कि बॉडी जो है वो खुद के प्रति ही इम्यूनिटी बना लेती है, हेल्दी सेल्स हैं। आज में बॉडी के अंदर कोई हेल्दी सेल्स हैं, कोई इंसान है, चलो मैं मेरा क्यों बोलूं कोई पेशेंट है, उसका जो है वो XYZ कोई भी एक इंसान अगर यहाँ पे खड़ा है, फॉर सपोज इसकी जो है हेल्दी सेल्स है, बॉडी मान लेगी कि ये हेल्दी सेल्स तो है, बाहर से आई है, फॉरेन पार्टिकल है, वो घर के लोगों को ही दुश्मन समझ लेगी और वो उनको किल करने लग जाएगी, उनके प्रति जो एंटीबॉडीज बना लेगी। उनके प्रति जो एंटीबॉडीज बना लेगी उसको हम कहेंगे ऑटो एंटीबॉडीज, और जो वो बनाएगी, वो जो उसके प्रति रिस्पॉन्स करेगी, ऑटो रिस्पॉन्स, और जो है हमारी बन जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, ऑटो इम्यून सिस्टम कहेंगे, है ना। ये चीजें हमारी इसके अंदर लिख रखी है। एज वी नो द बॉडीज इम्यून defends our body against the disease and infection. Yes, we know that. But when its immune system recognize the healthy body cells as the foreign particles uh, and produce the antibody against this body cell is known as autoimmunity. यानी कि क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, ऑटो इम्यूनिटी को कोस कर देती है। ऑटो इम्यूनिटी को कोस कर देने का मतलब क्या हो जाता है हमारे यहाँ पे, ऑटो इम्यूनिटी को कोस करने का मतलब हो जाता है यहाँ हमारे कि जो पेशेंट की जो बॉडी है, वो जो पर्सन की जो बॉडी है वो क्या करती है, हेल्दी सेल्स को ही जो है अपना दुश्मन मान लेती है और उसके प्रति जो है एंटीबॉडीज बना देती है। दैट इज कंसिडर्ड एज ऑटो इम्यूनिटी। Then this type of autoimmunity start to destroy the body's normal healthy cell. बॉडी की जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करना चालू कर देती हैं। दिस is the disease that results from the aberrant immune system. अब वो क्या कर देती है, एबेरेंट। एबेरेंट का मतलब क्या हो जाता है कि फेटल, यानी कि ऑटो इम्यूनिटी जो है वो कोज कर देती है कि भाई पेशेंट के अंदर जो है अपने आप में इम्यून सिस्टम हो रहा है और वो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स हो रहा है, और उसी को हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। ये है हमारी हेल्दी सेल्स। मान लो ये है हमारी एक हेल्दी सेल्स है, सेल्स ऑफ बॉडी। अब उसके प्रति ही वो क्या समझ लेती है, बॉडीज इम्यून सिस्टम कंसिडर्ड इट एज फॉरेन पार्टिकल। बॉडीज इम्यून सिस्टम is body's immune system considered it as body's immune system considered it as क्या कंसिडर्ड करेंगे, कैसे कंसिडर्ड हम इसको करेंगे, कंसिडर्ड कैसे करेगी बॉडीज की इम्यून सिस्टम इसको, फॉरेन पार्टिकल के रूप में, एंड फॉरेन पार्टिकल के रूप में कंसिडर करेगी, एंड मेक इम्यूनिटी अगेंस्ट इट, एंटीबॉडी अगेंस्ट इट, अगेंस्ट इट। इतना सा हम याद रख लेंगे, जितना ही हमारे लिए खूब हो जाएगा। ये आप लिख लीजिए, पोस्ट कर लेना। देन हम बात करते हैं हमारे किसकी की फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले तो टी सप्रेसर सेल्स जो हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, और किसकी टी हेल्पर सेल्स की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगी। इसके अलावा रिस्पॉन्स आ जाएंगे, पॉलीक्लोनल क्लोनल जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में एक्टिवेट हो जाएंगे, किसके, बीटा सेल्स के, बी सेल्स के जो है वो हमारे बीटा सेल्स जो है उसके। देन इसके बाद में आ जाता है हमारे क्या, सिक्वेस्टर ऑफ सॉरी सिक्वेस्टर एंटीजेंस रिलीजिंग फ्रॉम टिश्यूज। सिक्वेस्टर जो एंटीजेंस होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं टिश्यूज की वजह से, तो बॉडी उनको ही फॉरेन पार्टिकल समझ के एंटीजन है तो एंटीबॉडी बनाएगी, है ना। देन सर्टेन इन्फेक्शन जैसे कि आ जाता है ग्रुप ए
hemolytic streptococci that cause the rheumatic कार्डाइटिस, ये तो मेनली आपको याद रखना है। और जेनेटिकल फैक्टर्स की वजह से जो है आपको ये रखना है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। क्या होता है इसका, अगर कोई पूछे रूमेटेड जो कार्डाइटिस है उसका जो पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, तो याद रखना ग्रुप ए हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। देन बात करते हैं हम ऑटो इम्यूनिटी के बारे में कि भाई ऑटो इम्यूनिटी जो है वो क्या होती है हमारी। तो ऑटो इम्यूनिटी के अंदर आ जाता है हमारे कि भाई सबसे पहले आते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज हो जाती है, नॉन स्पेसिफिक डिजीज हो जाती है। तो वो चीज जो है हमारी क्या कहलाती है, ऑटो इम्यून डिजीज कहलाती है ना। देन इसके बाद में आती है हमारी सबसे पहले जो आती है ऑटो इम्यून के अंदर, ये सारे इनके नाम लिख रखे हैं, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। that are organic specific disease and non-organic specific disease, जिसमें ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस हो गया, ग्रेव्स डिजीज हो गई, इसके अलावा ग्रेव्स है ना, ग्रेव डिजीज हो गई। इसके अलावा हमारी जो है क्या हो जाती है, ऑटो इम्यून एडिशन डिजीज हो गई, पर्नीशियस एनीमा हो गया, एनीमिया हो गया, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस हो गया, ऑटोन इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया, ऑटो इम्यून ऑर्काइटिस हो गया, क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस हो गया, माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। ये सारे जो है हमारे क्या हो जाता है, ऑर्गेनिक स्पेसिफिक डिजीज में आ जाते हैं। नॉन ऑर्गेनिक स्पेसिफिक डिजीज में कौन कौन से आते हैं, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, इसके अलावा डर्मेटमी और ओसाइटिस ओसाइटिस हो गया, या फिर सिस्टमिक स्क्लेरोसिस हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या कहलाती है हमारी नॉन स्पेसिफिक नॉन ऑर्गेनिक स्पेसिफिक डिजीज कहलाती है। देन ये सारे एग्जांपल्स थे, वहाँ ध्यान रखना। अब इस सबसे पहले आता है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, क्या होता है, तो क्लासिकल एग्जांपल होता है ये किसका, हमारे कोलिजन डिजीज या फिर ऑटो इम्यून जो डिजीज है ऑटो इम्यून का, उसका। तो ये बहुत अच्छे से याद रख लेना, क्लासिकल साइंस जहाँ लिखे होंगे, क्लासिकल एग्जाम्पल्स जहाँ लिखे होंगे, क्लासिकल सिम्टम्स जहाँ लिखे होंगे, वो पर्टिकुलर याद रखना, क्योंकि वन लाइनर से भी पूछ लेते हैं कि बताओ भाई हमारे जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, ऑटो इम्यून जो डिजीज है उसका जो है क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है। Then it is the chronic progressive systemic inflammatory autoimmune disease। ये एक तो सबसे पहले क्रोनिक है जो लॉन्ग टर्म तक चलता है, प्रोग्रेसिव यानी धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाता है, फेटल डेंजरस होता जाता है, सिस्टमिक सिस्टम को अफेक्ट करता है, इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन को कोज करता है, एडिमेटस होता है, ऑटो इम्यून डिजीज दैट फॉलो द रिलैप्सिंग एंड रेमिटिंग कोर्स। जो कि क्या होता है हमारे रिलैप्सिंग भी होता है और क्या होता है हमारे रेमिटिंग कोर्स जो है वो भी होता है। It is common in women. More than 90% of cases occurs in women। 90 से ज्यादा परसेंट जो विमेन है उनके अंदर ये चीज कोस करती है। इट इज द सीवियर डिजीज विच हैज नो क्योर। ये एक ऐसी सीवियर डिजीज होती है जिसका कोई भी क्योर हमारे पास में जो है नहीं है ना। देन बात करते हैं हमारे कोजेस की, तो एग्जैक्ट कोज तो सबसे पहले अननोन है यानी क्या है, नॉन इडियोपैथिक है ना, इडियोपैथिक है। बात करते हैं इडियोपैथिक की, और नॉन इडियोपैथिक है ये। अब हमारे सामने दो वर्ड्स आएंगे, दूसरा आता है नॉन इडियोपैथिक। क्या होता है इसका मतलब, नॉन और अन, यानी जिसका कोई कोज आपको पता हो, है ना, इटियोलॉजिकल कोज आपको पता हो, नॉन इडियोपैथिक। यू नो द कोज, द कोज इज नोन, कोज इज नोन। दूसरा आ जाता है हमारे कोज इज अननोन, है ना।
को हम क्या कहते हैं, इडियोपैथिक या फिर इडियोपैथिक या फिर नॉन इडियोपैथिक। ठीक है। देन इसके बाद में हमारे पास में क्या दे रखा है, रिस्क फैक्टर्स दे रखे हैं कुछ, जो कि कौन से होते हैं हमारे रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहले आती है जैसे आइसोनियाड जेड या फिर जो हाइड्रोलेजिन है, मिथाइल डोपा है, इन तरह की कोई सर्टेन जो ड्रग्स होती है उनकी वजह से भी ये कोज हो सकता है। प्रेगनेंसी की वजह से भी ये कोज हो सकता है। फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस के कारण ये कोज हो सकता है। यूवी रेज जो है, रेडिएशन जो है, उसके थ्रू भी जो है ये कोज हो सकता है, ड्यू टू एनी रेडिएशन। देन इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, हमारी जो क्लिनिकल फीचर्स आते हैं उनकी बात करते हैं, जिसमें आता है हमारा स्किन रैशेज हुआ, फीवर हुआ, वेट लॉस हुआ, वीकनेस हुआ, फटीग हुआ, हेपेटोमेगेली हुआ, को क्या कहते हैं हम, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर कहते हैं, स्प्लिनोमेगेली हुआ जिसको एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लिन कहते हैं, एरिथमा ऑफ पाम्स यानी कि पाम्स के ऊपर जो है आपको, हाथ जो है पंजे के ऊपर आपको एरिथमा देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे? मान लो ये हमारा हैंड है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि ये जो रेडनेस है इसमें पाम के अंदर आपके जो है रेडनेस आ जाती है। देन उसके बाद में क्या आता है हमारे, स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो गया, पाम का एरिथमा हो गया। देन इसके अलावा हमारे आ जाता है टेकिकार्डिया हो जाता है, टेकिकार्डिया मोर देन 100 बीट पर मिनट, पर मिनट। हिमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। तो ये सारी कॉजेज़ जो है वो हो जाते हैं। देन इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, हमारे जो एब्डोमिनल पेन भी होता है। एब्डोमिनल पेन के बाद में हमारे क्या आ जाता है, बटरफ्लाई एरिथमा ऑन फेस, फेस के ऊपर ऐसे बटरफ्लाई टाइप में एडिमा हो जाता है। लाइक पेशेंट है तो उसके यहाँ से लेके यूं प्रकार से, इन केस फॉर सपोज ये किसी का फेस है ना, हम एक बार एक फेस बना के देखते हैं। मान लो ये किसी का फेस है। अब इसकी जो ये आंखें हैं, अब इसकी जो ये आईज हैं, इनके यहाँ पे आपको जो है रेडनेस देखने को, इतनी भारी नहीं होती लेकिन हाँ होती, प्रकार से आपको जो देखने को वो मिलेंगे। तरह से ये नहीं देखा तो ये इतना होता भी नहीं है, बस मैं तो एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ।
इतना नहीं होता है भाई। प्रकार से जो बटरफ्लाई शेप जो है आपको देखने को मिलेगी ना, प्रकार से प्रकार से जो है आपको इतना नहीं है, वहाँ ऐसे नहीं होता, लेकिन हाँ ये बटरफ्लाई शेप जैसे हो चुका है, तो वैसे हमारी जो पेशेंट जो है उसके यहाँ पर रेडनेस आ जाती है। देन इसके बाद में आ जाता है फोटो सेंसिटिविटी भी हो सकता है, एनोरेक्सिया भी हो सकता है, उसको इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम भी हो सकता है, यानी पेरिकार्डियम के अंदर जो है इन्फ्लामेशन आ जाती है, जो कि क्या है, पेरिकार्डियम हार्ट की सबसे आउटर लेयर जो है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। देन इसके बाद में आ जाती है हमारी क्या, कन्वर्जन फिट्स या फिर जो शो कन्वर्जन फिट्स या फिर सीजर्स भी देखने को, है ना। देन इसके बाद में मैं बात करूँ, प्रभु इंस्टीट्यूट जो है हमारे लिए क्या, 12th पास वाले बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए। इसमें आपको ये ज़रूरी भी नहीं कि स्ट्रीम आपकी बायोलॉजी होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग के लिए बायोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जीएनएम और तो है आप किसी भी स्ट्रीम के होने के बावजूद भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो है आपको जीएनएम की फीस मिलेगी 65,000 रुपये पर ईयर, और जो हमारी एएनएम की फीस है वो 45,000 रुपीज पर ईयर जो है वो है। एएनएम जो है 2 साल का कोर्स है, जीएनएम जो है हमारे 3 साल का कोर्स है ना। देन डायग्नोसिस की बात करूँ मैं, डायग्नोसिस जो है वो क्या है हमारे इसमें, हिस्ट्री टेकिंग आ जाती है, क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट ऑन पेशेंट, पेशेंट पे जो है क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ ल्यूपस इरिथ्रोमेटस सेल्स हो गई, या फिर हमारी जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं, इरिथ्रो सेडिमेंटेशन जो रेट है वो बढ़ जाती है। एरिथ्रो सेडिमेंटेशन रेट जो है वो पेशेंट की जो है वो क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके ब्लड सेल्स काउंट्स जो है वो हमारे डिक्रीज हो जाते हैं। ये सही चीजें जो है हमारे को देखने को इसमें मिलती है डायग्नोसिस कराने के, कि हम सारी चीजें जो है वो देखते हैं कि भाई अगर ब्लड काउंट सेल्स इसलिए ब्लड सेल काउंट जो है वो कम हो गई, या फिर इरिथ्रोमेट सेडिमेंटेशन रेट है वो बढ़ गई, तो ये सही चीज है। देन इसके बाद में बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस में आ जाता है दो तरह का, ऑर्गन अफेक्टेड ऑफ डिजीज, बॉडी ऑर्गन जो अफेक्ट हुआ है उसका ट्रीटमेंट होता है। उसके अलावा जो पेशेंट के जो साइन सिम्टम है जिसको हम क्या कहते हैं, सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इफ द पेशेंट सफर फ्रॉम एनीमिया, देन द आयरन फॉलिक एसिड थेरेपी इज गिवन। बिल्कुल आयरन और फॉलिक एसिड की जो थेरेपी है आप पेशेंट को दे सकते हैं अगर पेशेंट को एनीमिया है तो। इसके अलावा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो दी जाती हैं, विच आर गिवन टू रिलीव द पेन एंड ट्रीट द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को के जो पेन है उसको ट्रीट करने के लिए भी दी जाती है। देन इफ द पेशेंट हैज बीन क्लिनिकल फीचर टू द पेरिकार्डाइटिस, then the steroids such as prednisone and methylprednisolone is given। यानी कि जो प्रेडनिसोन है या फिर मिथाइल जो प्रेडनिसोलोन है वो भी जो है पेशेंट के अंदर दिया जाता है अगर उसको जो है क्लिनिकल फीचर्स आते हैं पेरिकार्डाइटिस वाले। देन इसके अलावा आ जाता है हमारा प्लाज्मा फेरेसिस आता है टू रिमूव द सर्कुलेटिंग और एंटी ऑटो एंटीबॉडीज, यानी कि जो ऑटो एंटीबॉडीज है उसका जो प्लाज्मा उसमें आ जाता है, हमारे क्या करना होता है उसके अंदर, प्लाज्मा फेरेसिस के अंदर आप क्या करते हो कि जो एंटीबॉडीज जो सर्कुलेट हो रही हैं उनको हमारे को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। उसके लिए हम जो है कौन सा प्लाज्मा फेरेसिस को यूज करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरोक्विनिन गिवन टू रिड्यूस द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इज पर नीड।
अकॉर्डिंग टू नीड जो है आपको क्या देनी है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देनी है। इसके अलावा एडवाइस द पेशेंट टू अवॉइड द एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं उनसे आपको जो है वो क्या करनी है, पेशेंट को अवॉइड करना है कि आप ज़्यादा जो है रेडिएशन के अंदर, जो आप ज़्यादा जो है लाइट्स वगैरह के अंदर मत आइए, फ़ोन वगैरह आप ज़्यादा मत देखिए, और रेडिएशन के थ्रू कैंसर भी कोज़ हो सकता है, इतना भी हमें पता है। यूवी रेज़ आर वेरी हार्मफुल। एक्स-रे, एमआरआई वगैरह भी कराते हैं तो उसके अंदर भी आपको जो है कितनी बार कैंसरस चीज़ें देखने को मिलती हैं। देन इसके बाद में आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें वाइटल साइन को असेस करना होता है, क्लिनिकल फीचर्स टू प्रेजेंट इन पेशेंट, पेशेंट में किसी प्रकार का कोई क्लिनिकल फीचर्स आता है तो उसकी सीवियरिटी को असेस करना हुआ, जनरल हेल्थ स्टेटस को आपको पेशेंट के असेस करना है, इसके अलावा नॉलेज लेवल आपको असेस करना है, फैमिली मेंबर से जो डिजीज है उसके रिगार्डिंग आपको कितना नॉलेज है उसको पता होना चाहिए। इसके अलावा नॉलेज डेफिशिएंट रिगार्डिंग द डिजीज प्रोसेस, डिजीज जो प्रोसेस हुई है उसके प्रति आपको उसमें पेशेंट में कितना नॉलेज डेफिशिएंट है, कितनी कमी है, वो करना है। या फिर आपको जैसे क्या कहते हैं, क्या उसके रिस्क फैक्टर्स आते हैं या फिर उसके जो ट्रीटमेंट क्या है, उसका जो कोर्स है वो क्या है, तो वो सारी चीज़ें भी जो है आपको पता होनी चाहिए। आपको जो है पेशेंट के बारे में ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा मेंबर्स टू प्रोवाइड द सफिशिएंट नॉलेज देम रिगार्डिंग द डिजीज़ प्रोसेस। डिजीज जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग आपको सफिशिएंट नॉलेज जो है पेशेंट को प्रोवाइड करानी है। एडमिनिस्टर ऑल मेडिसिन सच एज मेडिसिन एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन जो है आपको मेडिसिन प्रोवाइड करानी है। 5 आर का रूल लगा के कौन कौन से है, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट रूट, राइट डोज और राइट टाइम, ये पांचों जो है हमारे पेशेंट के 5 आर हैं। देन इसके बाद में closely observe the patient to the side effect of the drugs which are being given to the him, and such as corticosteroids, hydroxychloroquine, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन हो गई, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गई, ये सारी ड्रग्स जो हैं आप पेशेंट को दे सकते हैं। क्लोजली ऑब्जर्व करिए पेशेंट्स को कि भाई किस प्रकार से जो है आप जो है ड्रग्स ले रहे हैं। अगर ड्रग्स ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट आपको असेस करने हैं, क्लोजली मॉनिटर, ये भी आप लिख लीजिएगा। को भी हम जो है ऑब्जर्व करते हैं। देन एडवाइस द पेशेंट टू अवॉइड द एक्सपोजर ऑफ रिस्क फैक्टर सच एज यूवी रेज, यूवी से आपको बचना होगा। एडवाइस द पेशेंट टू यूज द सॉल्ट एंड ऑयल घी किसी लेस अमाउंट एंड एज दिस आर कोज कार्डियक प्रॉब्लम, ये जो है कार्डियक प्रॉब्लम कोज करते हैं, चाहे वो सॉल्ट हुआ या घी हुआ या फिर जो तेल है वो हुआ, तो आप उनसे जो है उसको अवॉइड करने के लिए कीजिए। के अलावा जो है अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो ऑब्वियस सी बात है, आप कोई चीज़ रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते हैं एकदम, तो आप उसको लेस अमाउंट में जो है कंज़्यूम कीजिए। आप पेशेंट को कीजिए कि स्मोक मत करना, अल्कोहल मत पीना, कंज़्यूम मत करना। इसके अलावा जो है एडवाइस द पेशेंट टू टेक द आयरन फॉलिक एसिड थेरेपी, आयरन फॉलिक एसिड थेरेपी जो है आप पेशेंट को दीजिए रेगुलरली एज़ पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, रेगुलरली तो डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग। देन इसके अलावा क्या है हमारे, टेक द पेशेंट आयरन रिच डाइट, और पेशेंट को क्या कहिए कि आप आयरन रिच डाइट जो है वो लीजिए। प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, पेशेंट को जो है आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराइए। देन इसके बाद में आ जाता है हमारे, क्या आता है, एंक्लियोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस जो नॉर्मल सी चीज है कि भाई जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन कोई होता है, एक तरह से जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन होता है। इसमें क्या दे रखा है हमारे को, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ एक्सियल स्केलेटल, एक्सियल जो स्केलेटन है उसका जो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है ये। इसके अंदर क्या-क्या अफेक्ट होता है, सबसे पहले जो लोअर जो हमारी बैक है उसकी वर्टिब्रा अफेक्ट होती है। इसके अलावा जो हमारी स्पाइन और पेल्विस के जो जॉइंट्स है, पेल्विक जॉइंट्स है, स्पाइनल जॉइंट्स हैं, वो अफेक्ट होते हैं। हिप जॉइंट जो है एसिटाबुलम वाला,
वो वाला जॉइंट, शोल्डर के जो जॉइंट्स है वो अफेक्ट होते हैं। इसके अलावा प्लेस वेयर द टेंडन अटैच टू द बोन्स, यानी बोन्स जो अटैच होती है टेंडन्स के साथ, वो जो जगह है वो भी अफेक्टेड होती है, वहां पे भी स्वेलिंग्स देखने को मिलती है। कोज क्या क्या हो सकता है, एग्जैक्ट कोज तो हमें पता नहीं है, इसके अलावा हमारा ऑटो कारण ये देन हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, तो क्या क्या आ जाते हैं हमारे। सबसे पहले वर्टिब्रा लोअर बैक की खराब है तो वो उसमें दर्द होगा। लोअर बैक में स्टिफनेस यानी कि जकड़ापन आ जाएगा। पेन एंड स्टिफनेस इज मोर इन मॉर्निंग मोड के अंदर जो है ज्यादा पेन और स्टिफनेस आपको देखने को मिलेगा। पेन इन स्वेलिंग एंड इन हिप्स एंड शोल्डर्स जॉइंट, शोल्डर जॉइंट जो है और हिप्स जो है उसके अंदर पेन और स्वेलिंग देखने को मिलेगी। फीवर देखने को मिलेगा। वेट लॉस हो जाएगा पेशेंट का। एडवांस स्टेज स्पाइनल मोबिलिटी एंड चेस्ट एक्सपांशन डिक्रीज, स्पाइनल जो मोबिलिटी है एडवांस स्टेज में वो, और चेस्ट का जो एक्सपांशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। देन उसकी बात करते हैं हम किसकी, डायग्नोसिस की। क्या क्या डायग्नोसिस होते हैं हमारे, तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर एक्सरे स्पाइन हुआ। क्लिनिकल फीचर्स आप पेशेंट के देखिए, एमआरआई देखिए, ब्लड टेस्ट हो जाएंगे जिसमें इरिथ्रो सेडिमेंटेशन रेट जो हुआ वो, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो हुआ, इस प्रकार के डायग्नोसिस जो है वो पेशेंट में देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद में मैनेजमेंट आता है। मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है हमारे, कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज नॉट पॉसिबल। पूरा जो ट्रीटमेंट है पेशेंट का वो नहीं हो सकता, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया जाएगा। जैसे अगर इन्फ्लामेशन है तो उसके लिए आप एनएसएआईडी दे दो, कौन सी, आइबुप्रोफेन। अगर र्यूमेटॉइड ड्रग देते हो जो कि क्या कर देती है, र्यूमेटॉइड को मॉडिफाई कर देती है डिजीज को, जिसमें हम मेथोट्रेक्सेट या फिर सल्फासेलाइजिन दीजिए। फिजियोथेरेपी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस पेशेंट्स के अंदर। इन सीवियर केसेस द सर्जिकल जॉइंट मैनेजमेंट, और सीवियर केसेस के अंदर आपको सर्जिकल जो मैनेजमेंट है वो भी वहाँ पे दिया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट होता है जिसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट भी कराया जा सकता है। इसमें है ना, जो आपको ड्रग्स वगैरह जो फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स दे रखी है, आप उनको अच्छे से पढ़िए। आप उनको अच्छे से जो है एकदम से क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स को तो याद रख लीजिए कि एनएसएआईडी की ड्रग्स कौन सी है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कौन सी है, इसके अलावा हमारी जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स कौन सी है, हमारी जो एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स कौन सी है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स कौन सी है, एनाल्जेसिक्स कौन सी है, इसके अलावा हमारी जो एनेस्थेटिक ड्रग्स है, एजेंट्स है, वो कौन से। तो ये सारे आपको नाम जो है याद होने चाहिए। देन इसके बाद में आ जाता है हमारे, क्या आता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें आती है हमारी क्रोनिक ऑटो इम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर विच प्राइमरीली अफेक्ट द जॉइंट, और जो कि क्या करता है, जॉइंट को प्राइमरीली अफेक्ट करता है। दिस डिजीज में ऑल्सो अफेक्ट द लंग्स, हार्ट एंड आई। लंग्स हुए, हार्ट हुआ, आईज हुए, इन सबको भी जो है ये अफेक्ट करता है। इन दिस डिजीज द ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज बाइंड्स द साइनोवियल मेम्ब्रेन विच कैन कॉज द क्रोनिक अर्थराइटिस, यानी कि जो क्या होता है, ऑटो इम्यून बॉडीज होती है वो क्या करती है, बाइंड कर देती है साइनोवियल मेम्ब्रेन को, जो कि क्या कोज करता है, क्रोनिक अर्थराइटिस को कोज करता है, जिसके अंदर पेशेंट कंप्लेन्स द पेन एंड स्वेलिंग इन जॉइंट्स। पेन और स्वेलिंग जो है उसके अंदर जो है पेशेंट को जो है वो पेन एंड स्वेलिंग इन द पेशेंट कंप्लेन द पेन एंड स्वेलिंग इन जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग और पेन जो है वो पेशेंट को देखने को मिलता है। देन these antibodies can be detected in patient blood। पेशेंट के पेशेंट के जो ब्लड है उसके अंदर भी जो आपको एंटीबॉडीज डिटेक्ट होती है, जिसको क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर्स कहते हैं। एग्जैक्ट कॉज जो होता है वो पेशेंट के जो डिजीज है उसका अननोन होता है। पॉसिबल रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर भी हो सकता है या फिर जेनेटिकल फैक्टर जिसको हम कहते हैं। हेरिडिटरी फैक्टर्स हो सकता है, जेनेटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके अलावा एक्सपोजर टू द इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शियस जो एजेंट है उसका जो है एक्सपोजर हो जाता है, या फिर जैसे जैसे इंक्रीजिंग एज होती है, एज बढ़ती जाती है, उसमें भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। देन इसके अलावा आती है हमारी क्या, स्ट्रेस हो गया, फटीग हो गया, स्मोकिंग हो गया।
तो इसके कारण से भी जो है ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो मतलब इम्यून सिस्टम जो है वो अल्टर्ड हो जाता है। देन इसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या-क्या आता है? स्वेलिंग और टेंडरनेस इन जॉइंट, बिल्कुल। मॉडरेट सीवियर जॉइंट पेन, जहाँ स्वेलिंग होगी वहाँ पेन होगा ही होगा। स्वेलिंग इज इक्वल्स टू पेन, ये हमारे को पता भी है। स्वेलिंग हेड, स्वेलिंग इज ऑलवेज, स्वेलिंग कैन कॉज पेन। पेनलेस स्वेलिंग भी होती है, लेकिन स्वेलिंग पेन, हाँ। के अलावा हमारे सामने दे रखा है स्टिफनेस। स्टिफनेस का मतलब होता है वो चीज़ जो है जकड़ जाती है, जकड़ जाती है, रिजिड हो जाती है। लो ग्रेड फीवर हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसको हम एनोरेक्सिया कहते हैं। हाँ, देन इसके बाद में आ जाता है हमारे मसल वास्टिंग। मसल वास्टिंग का मतलब क्या हो जाता है हमारे कि जो मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, रिजिड हो जाते हैं या फिर फूल जाते हैं, वो सही चीज़ है। पॉलीआर्थराइटिस हो जाता है पेशेंट को। इसके अलावा बोन के अंदर किसी प्रकार से लिगामेंट टेंडर्स जिसके अफेक्ट हुए हैं, मसल्स जिसके अफेक्ट हुई है, जिसके ब्लड वेसल्स अफेक्ट हुए हैं, स्वेलिंग आई है, वहाँ पे डिफॉर्मिटीज तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। प्रोग्रेसिव सिस्टम स्क्लेरोसिस क्या होता है हमारा, तो हम क्या कहते हैं, स्क्लेरोडर्मा भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक डिजीज होती है, जैसे कि सेम हमारी जो सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस है उसकी तरह ही होती है, लेकिन क्या होता है इसके अंदर, फिब्रोटिक और डिजनरेटिव चेंजेस इन स्किन। स्किन की जो फाइबर्स है उसमें और डिजनरेशन होता है स्किन के ऊपर। साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल जॉइंट की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके ऊपर। इसके अलावा हमारी जो क्या कहते हैं, स्मॉल आर्टरीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल जो ऑर्गन है उसके स्मॉल जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर, लंग्स हुए, एलिमेंट्री कैनाल हुए, किडनी हुई, इन सब के ऊपर जो चेंजेस आते हैं दैट इज नोन एज स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोसिस हो जाता है। देन इसके बाद में हम कोर्स पढ़ते हैं तो अननोन होता है, ये भी हमारे को पता है। एग्जैक्ट कॉज तो अननोन होता है, लेकिन इसके अलावा फीचर्स क्या-क्या आ सकता है, फीवर्स आ सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, स्वेलिंग में डिफिकल्टीज आ सकती है, एडिमा हो सकता है हैंड्स और फिंगर्स के ऊपर, पेन आ सकता है, पेन हो सकता है। इसके अलावा स्किन बिकम थिक एंड हार्ड, स्किन जो होती है वो क्या हो जाती है हमारी, थिक और हार्ड हो जाती है। इसके अलावा हमारी जो स्किन जो है वो लूज होती है, नॉर्मली इलास्टिक और विंकल्स आ जाते हैं इसके ऊपर, एथ्रालजिया हो जाता है, मसल वीकनेस आ जाती है, रिफ्लेक्स इसोफेगाइटिस हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि हमारे हार्ट ब्लॉक हो जाता है, पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। तो ये सही चीजें जो है वो हमारे पेशेंट के अंदर साइन सिम्टम्स के तौर पे दिखती हैं। देन हम बात करते हैं किसकी, आगे हम बात करेंगे कि प्रभु इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग क्लासेस या नर्सिंग कैरियर जो है हमारे लिए एक बहुत प्यारा सा ऑनलाइन बेस लेके आया है, जिसके अंदर एएनएम की जो फीस है वो है हमारी कितनी, एएनएम की जो फीस है वो है हमारी 215 रुपये पर मंथ, और इसके अलावा जीएनएम की जो है 267 रुपये जो है पर मंथ आपको सब्सक्रिप्शन के तौर पे ये आपको पे करने हैं, और उसके थ्रू जो है आप अपनी क्लासेस कंटिन्यू रख सकते हैं। इन केस आप ऑफलाइन नहीं आ पाए तो ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। एग्जाम्स के दौरान रैपिड रिवीजन में आपके लिए ये बहुत सहायक होता है। तो इन सब के थ्रू जो है आप अपनी जो स्टडी है उसको कंसिस्टेंट रख सकते हैं। पढ़ना कंसिस्टेंटली बहुत ज़रूरी होता है ना? देन इसके बाद में मैं बात करूँ किसकी, हमारी क्लासेस में आती है मेडिकल मैनेज। सबसे पहले जो है इसका मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर पर्पस क्या है ना? क्या-क्या पर्पस होता है? तो इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या आ जाता है, प्रिवेंट द डिजीज़ प्रोग्रेशन, प्रिवेंट द डिजीज़ प्रोग्रेशन, डिजीज़ जो बढ़ रही है उसको रोकना, है ना? दूसरा है हमारे रिड्यूस सीवियरिटी ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशन है उसको आप जो है क्या कीजिए, रिड्यूस कीजिए। इसके अलावा हमारी जो ड्रग्स होती है जिसके अंदर आती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हुई, नॉन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हुई। इसके अलावा इफ देयर इज़ एक्सेसिव फैट, जिसमें हम टिटोरिया किसको कहते हैं, स्टूल का जो है अंदर एक्सेसिव पेट निकलता है उसको कहते हैं। इसके अलावा हमारे क्या आ जाते हैं, देन द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हो जाती हैं, या फिर इम्यूनो सप्रेसिव जो थेरेपी होती है उसके थ्रू जो है ये सही वहाँ पे देख।
रखनी है कि भाई आपको इनका यूज़ करके इनके थ्रू जो है आप पेशेंट को मेडिकली ट्रीट कर सकते हो कि भाई आप पर्टिकुलर मेडिसिन लीजिए। इसके अलावा जो है आप पेशेंट को क्या कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं इन मेडिसिन्स को लेने में। इसके अलावा जब आप उसको इसके अलावा हम मेडिसिन तो देते ही हैं, मेडिकल मैनेजमेंट में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और मेन के अंदर हम उसको क्या दे सकते हैं, थोड़े-सा हम और पढ़ते हैं क्या होता है के अंदर। तो आप पेशेंट को देखो सबसे पहले तो असेस द 5 आर, असेस द 5 आर टूल इज़ करेक्ट और नॉट। दूसरा आता है हमारे क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, पेशेंट का जो इनटेक और आउटपुट है उसको मॉनिटर करना है। इसके अलावा हमारे को पेशेंट के जो है साइन और सिम्पटम्स जो है आफ्टर साइड इफेक्ट्स को हमारे को असेस करना है। पेशेंट साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट should monitor regularly, या every hourly, treat if any side effect occurs, maintain hygiene, maintain hygiene while administered drugs। मैं एडमिनिस्ट्रेड को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम कर सकते हैं पेशेंट के अंदर। ये सारे भी आप अपनी कॉपी के अंदर पोस्ट करके एक बार लिख लीजिएगा, क्या होता है, क्या नहीं होता है। देन इसके अलावा जो है हमारे को क्या देनी है, सप्रेसिव थेरेपी देनी है। इसके अलावा हमारे को ये सारी चीज़ें जो है ध्यान रखने, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह जो है ये सब प्रोवाइड करना है। देन इसके बाद में मैं बात करूँ नर्सिंग मैनेजमेंट क्या-क्या होता है, तो नर्सिंग के अंदर आता है हमारे general health, vital sign, general health status, severity of clinical manifestation, advise the patient not to use alcohol or avoid क्या कहते हैं स्मोकिंग, advise the patient to have small frequent meals, provide the meticulous skill care। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, है ना, अभी हम लिखते हैं। और इसके अलावा पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पेन, गिव द एनाल्जेसिक ड्रग, एनकरेज द पेशेंट टू अवॉइड द एक्टिविटीज व्हिच एवाग्रेटेड द पेन, है ना, ये सही चीजें हुए। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स आप लिखिए। असेस असेस राइटी लेवल के अलावा
monitor the response of क्लाइंट, पेशेंट को आप क्लाइंट भी लिखते हैं ना। देन इसके अलावा आपको क्या-क्या चीज़ें और मॉनिटर्ड करनी है, क्या-क्या चीज़ें जो है आपको और ज़्यादा मॉनिटर करनी है। तो इसके अंदर आ जाता है हमारे कि अगर कोई चीज़ इवागरेट हो गई है, इफ इवागरेटेड, इफ एनी सिम्पटम इवागरेटेड, देन मैनेज इट फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली बाय, मैनेज इट फ्रीक्वेंटली बाय के थ्रू हमारे को ये मैनेज करना है, मैनेज फ्रीक्वेंटली बाय सब्स्टिट्यूटिंग एजेंट, सब्स्टिट्यूटिंग एजेंट, एजेंट्स के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें जो है हमारी इसके अंदर पेशेंट के देखने को मिलती है। देन इसके अलावा मतलब ये मैनेजमेंट में करना है, देखो आदत पड़ मैनेज करना है आपको, है ना? देन इसके बाद में आपको और क्या-क्या चीज़ें आप इसको मैनेज कर सकते हो, तो मैनेज द पर्सनल हाइजीन फॉर श्योर, पर्सनल हाइजीन के बिना। देन इसके अलावा भी आप क्या चीज़ें कर सकते हो और इसके अलावा पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराओ, है ना? प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराओ, रीअश्योर द पेशेंट। क्योंकि क्वेश्चन आएगा ना डायरेक्ट मैनेजमेंट का भी पूछ ले, लाइक अगर उसने क्वेश्चन दे दिया कि भाई ऑटो इम्यूनिटी की डेफिनेशन दो, कॉज और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताओ, देन उसके बाद में लास्ट चीज वो क्या दे देगा हमारे को कि भाई बताओ हमारे जो इसके नर्सिंग मैनेजमेंट। अब वो नर्सिंग मैनेजमेंट आपको दे देता है 10 नंबर, 10 नंबर में आप खाली ये 4 लाइनें लिख के आओगे तो उससे काम नहीं चलेगा ना। तो हमारे को हमारा दिमाग लगाना है कि प्रीवियसली जो हमने पढ़े हैं क्या वो हमने सही पढ़ा है, अगर हमने वो चीज सही पढ़ी है तो हमारी आ जाएँगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि अगर कोई चीज़ एवाग्रेटेड हो जाती है, एक्ज़ैगरेटेड भी हो जाती है ना, एवाग्रेटेड एंड एक्ज़ैगरेटेड आर सेम। अरे! एग्राविटेड जो है एब्रेट, देन इसके अंदर हमारे को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है और ये दे आर सिमिलर मीनिंग, बोथ आर सिमिलर। इसके अलावा अगर पेशेंट को जो है इसोफेजियल रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम है, तो आप उसको एनकरेज करिए कि आप इमीडिएटली खाने के बाद में मत सोइए, क्योंकि आप सोओगे तो और अगर गलती से इमीडिएटली वो हो जाएगा क्या कहते हैं रिफ्लेक्स हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा खाना, तो उस समय आपको क्या हो सकता है एस्पायरेशन का काम एस्पायरेशन कॉज़ कर सकता है, तो टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। टू प्रिवेंट द एस्पायरेशन। देन इसके बाद में आता है प्रोवाइड द इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट। पेशेंट को जो है आप इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराइए। इसके अलावा आपको जो है पेशेंट को क्या देना है, फैमिली मेंबर्स को भी जो है सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, ठीक है? देन उसके बाद में आ जाता है हमारे क्या
देन उसके बाद में हमारा आ जाता है, क्या ले रखा है हमारे को, प्रोवाइड द इमोशनल सपोर्ट एंड क्लैरिफाई द पेशेंट हिज फैमिली मेंबर्स अबाउट द डाउट एंड प्रोवाइड देम द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। सफिशिएंट जो इंफॉर्मेशन है उसको आपको प्रोवाइड करानी है। प्रोवाइड कराने के बाद में जो है आपको क्या करनी है, आपको उसके ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस में ध्यान देना है। अब एक बार हम फटाफट से इसका रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। हमने ऑटो इम्यूनिटी की डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस किए थे हमने वो पढ़े थे कि क्या-क्या फैक्टर्स की वजह से होते हैं, जिसमें हमारे को जो रूमेटोइड कार्डाइटिस है उसका जो कॉजेटिव एजेंट है, जिसमें हमने पढ़ा था ग्रुप है स्ट्रेप्टो हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, वो हमारे को बहुत मेनली याद रखना है। देन उसके बाद में आ जाता है ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज और नॉन स्पेसिफिक डिजीज आती है, जिसमें इम्यून डिजीज दो तरीके से थी, उसका हमने पूरा चार्ट पढ़ा है। उसके बाद में हमने सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि भाई हमारी जो क्या कहते हैं एंकाइलोसिस जो स्पॉन्डिलाइटिस है वो क्या होता है। देन इसके बाद में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ा था, है ना। इसके बाद में हमारे क्या पढ़ा था हमने, वैसे स्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ा। इनके नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट हमने पढ़े थे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।